नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू की तो छुट्टी है, कल दिवाली थी, इस वजह से आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन आज 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो लाइव मिंट का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित इकोनॉमी का ये आर्टिकल है। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल से संबंधित, और सबसे लास्ट में केस स्टडी के बेसिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी वो आज समाप्त हो जाएगी। यानी एथिक्स में केस स्टडी कैसे लिखनी चाहिए उससे संबंधित सारे जो आपके बेसिक्स हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वुमेन के फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित जो आर्टिकल है। कौन से पेपर से आप उस आर्टिकल को रिलेट करोगे? आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लाइव मिंट का ये आर्टिकल है। शुरुआत में आर्टिकल में ना एक एनेक्डोट बताते हैं राइटर कहते हैं, देखो जब कोविड-19 की महामारी पीक पर थी, हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बाहर निकलना रिलेटिवली मुश्किल था, एटीएम से पैसे निकालना रिलेटिवली मुश्किल था। तो हमारे घर में जो दीदी काम करती थी, मैंने उनको ऑफर किया कि इस बार मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूं बजाय कैश देने के। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ठीक है, आप मेरे अकाउंट में पैसे मत डालिए, मेरे भाई या फिर मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। मतलब इस प्रकार का ऑप्शन उस दीदी ने ऑफर किया। तो राइटर कहते हैं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था क्या आपके पास बैंक अकाउंट है? उन्होंने जवाब दिया हाँ, लेकिन वो पैसे अपने अकाउंट में नहीं डलवा रही थी। क्यों? पूछने पर दीदी ने बताया कि एक्चुअली मैं अपने बैंक का ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं हूँ। तो देखो इसी से पता लगता है एक चीज़ का कि हमारे देश में जो जेंडर गैप है बैंक अकाउंट्स के मामले में वो तो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। पहले देखो जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, यानी मैन का बैंक्स में अकाउंट ज़्यादा हुआ करता था, महिलाओं का कम हुआ करता था। लेकिन जब से ये जनधन योजना स्कीम चली ना, तो महिलाओं का और पुरुषों के बीच में बैंक अकाउंट का जो गैप है वो तो कम हो गया है। लेकिन दिक्कत ये है अभी भी बहुत सारी महिलाएं बैंक अकाउंट होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। यहां पर एक टर्म निकल के आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है जो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैंक अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस, जितने भी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनका यूज, अगर हमारे देश के सभी लोग इनका यूज कर पा रहे हैं इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का आसानी से, मतलब ना सिर्फ उनको एक्सेस कर पा रहे हैं बल्कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल भी हैं, तो इसका मतलब तो सिंपल ये है हमारे देश के सभी लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इंक्लूजन के दायरे में आते हैं। बट ऐसा है नहीं, आपको भी पता है सभी लोग ईजिली इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इस आर्टिकल में फोकस है महिलाओं पर। राइटर कहते हैं देखो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, यानी एनएसओ के द्वारा। सर्वे का नाम था ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, एडिस। इस सर्वे से पता लगता है कि कितने परसेंट महिलाएं हमारे देश में बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती हैं, या फिर कितनी परसेंट महिलाओं का बैंक अकाउंट है। सर्वे के अनुसार रूरल एरियाज में 80.7% महिलाओं का बैंक अकाउंट है, और अर्बन एरियाज में 81% महिलाओं का बैंक अकाउंट है। मतलब साफ है, पहले के अपेक्षाकृत अब ज़्यादा महिलाओं का हमारे देश में बैंक अकाउंट है। खास करके ये सिचुएशन इंप्रूव हुई है जन धन योजना स्कीम आने के बाद। जन धन योजना स्कीम में आपको पता है बैंक अकाउंट खोले गए थे और जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले गए थे। और देखो एक खास बात, इवन जन धन अकाउंट होल्डर्स में आधे से अधिक तो महिलाएं हैं। तो महिलाएं ज़्यादा फाइनेंशियली इंक्लूडेड हुई हैं जन धन योजना स्कीम आने के बाद। लेकिन देखो कई सारी रिसर्च रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बोलती हैं 55% महिलाएं जिनका जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट है वो अभी भी अपने बैंक अकाउंट का एक्टिवली इस्तेमाल नहीं करती हैं, बस बैंक अकाउंट खुला हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और बहुत सारी महिलाएं लो इनकम हाउस होल्ड से जिनका बैंक अकाउंट है लेकिन फिर भी वो काम करती हैं तो वो पैसे लेती हैं कैश में, और घर में काफी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जगह होती हैं जहां पे वो अपनी सेविंग छुपा के रखती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं चिट फंड में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ऐसी कई बार तो पोंजी स्कीम में वो फंस भी जाती हैं। कई बार ऐसी महिलाएं एम्प्लॉयर के पास अपना पैसा रखती हैं कि आप मुझे एक साथ दे देना, 6 महीनों के एक साथ दे देना, या फिर 1 साल के एक साथ दे देना। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास अपना
सेविंग रखती हैं लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं रखती। इसके पीछे आगे रीजन भी आएंगे कि वो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। लेकिन देखो एक और चीज है, इंडिया ना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के मामले में बहुत पीछे है। कोविड-19 की महामारी के दौरान तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो तो देखो 16% के आसपास पहुंच गया। और देखो जब बात हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की करते हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ बैंक अकाउंट को एक्सेस करना नहीं आता, और भी बहुत सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड, लोन, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, इंश्योरेंस, पेंशन, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, जैसे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेमेंट वॉलेट, इसके इस्तेमाल में कितना गैप है मैन और वुमेन के बीच में। एडी सर्वे के अनुसार 20% रूरल महिलाएं ऐसी हैं जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। कंपैरिजन में 64% मैन जो है रूरल एरियाज में वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अर्बन एरियाज में भी कार्ड ओनरशिप में डिफरेंस काफी ज्यादा है मैन और वुमेन के बीच में, कितना, 17%। और देखो हैरानी वाली बात यह है, जिसके पास भी जनधन अकाउंट है उसको तो रुपए डेबिट कार्ड मिलता ही है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ब्लॉक हो जाता है कार्ड, उसे एक्टिवेट नहीं किया जाता। ये फर्क है। इसके बाद बात करते हैं रीजंस की। देखो एक मेजर रीजन कि इंडियन वुमेन के द्वारा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का कम इस्तेमाल किया जाता है वो है जेंडर गैप इन मोबाइल ओनरशिप एंड मोबाइल इंटरनेट यूजेस। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में महिलाओं के पास मोबाइल फोन की जो ओनरशिप है 20% कम है एज कंपेरिजन टू मैन। यानी अगर 100 मैन के पास मोबाइल फोन है तो कंपैरिजन में 80 महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। और इंटरनेट यूजेस में तो देखो जेंडर गैप 50% है। अगर 100 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इंटरनेट का, तो कंपैरिजन में सिर्फ 50 महिलाएं मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। और इसके साथ साथ हमारे देश में सिर्फ 14% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो इतनी कम महिलाओं के पास अगर स्मार्टफोन है तो कैसे वो डिजिटल सर्विसेज को एक्सेस करेंगी। आज के समय में तो हम भी तो देखो ज़्यादातर समय डिजिटल सर्विसेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स की सहायता से करते हैं। मोबाइल में हमारे एप्लीकेशन होती हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, क्रेडिट फ्रंट की बात करें, लोन रिजेक्शन रेट वुमेन ओन्ड बिजनेस का 2 टाइम्स हायर है एज कंपेरिजन टू मैन। इसका सिंपल मतलब देखो ये है, मान लीजिए 25 महिला बिजनेसमैन लोन के लिए अप्लाई करती हैं तो सिर्फ एक का लोन एक्सेप्ट होता है। और कंपैरिजन में अगर 10 मैन ऑन बिजनेसमैन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक का होता है। यानी महिलाओं का जो लोन रिजेक्शन रेट है वो ज़्यादा है। और इसके पीछे रीज़न भी है। एक तो महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसलिए वो कुछ गिरवी नहीं रख पाती, और गारंटर नहीं मिलता आसानी से। कल्चरल बैरियर्स भी हैं, मतलब एक देखा जाता है, ऐसा लगता है कि जहाँ महिलाएं लोन वापस नहीं दे पाएंगी, तो इस वजह से जो महिलाओं का लोन रिजेक्शन रेट है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो बहुत कम महिलाएं हैं वो लोन के लिए अप्लाई करती हैं। महिलाओं के देखो वैसे लोन रिजेक्शन रेट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि महिलाएं मोबाइल फ़ोन्स का कम इस्तेमाल करती हैं, इवन काम पर भी जाती हैं तो कई बार मोबाइल फ़ोन्स को घर पर ही छोड़ देती हैं। तो बैंक ऑफिशियल्स को ये लगता है कि आजकल तो देखो सारा काम जो है वो फ़ोन से होता है, तो लोन की EMI चुकाना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, महिलाएं जो हैं वो लोन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगी, इसलिए भी लोन की रिजेक्शन रेट ज़्यादा है, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, अगर देखो महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाया जाता है तो ना सिर्फ इससे हाउस होल्ड्स पर एक फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, गरीबी दूर होगी, महिलाएं इंपावर होगी, बल्कि देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। महिलाएं जो हैं 90% अपनी अर्निंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में। तो फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा अगर महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाया जाता है। क्या किया जा सकता है इसके लिए? सबसे पहले तो देखो आप जेंडर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन कीजिए, मतलब कि जैसे एप्लीकेशन हो थोड़ी जेंडर और ज़्यादा सेंसिटिव हो, उनको अवेयर किया जाए फीमेल बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स की सहायता से। जो BC के बारे में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होते हैं वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है महिलाओं को अवेयर करने के लिए कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप पैसे भेज सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं।
तो ये काम जो है ना फीमेल बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की सहायता से किए जा सकते हैं। आजकल देखो जेंडर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग से बैंक अकाउंट्स हैं, और सही पूछो तो मैंने ध्यान नहीं दिया मतलब उनमें अलग होता क्या है, लेकिन होते हैं। वुमेन बैंक अकाउंट्स मैंने देखे हैं, अंदर क्या अलग होता है वो नहीं पता कि मतलब कैसे वो जेंडर सेंसिटिव हैं, ये चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे पब्लिश जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे देखो इसी आर्टिकल में हमने कुछ अलग से जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा डिस्कस किया कि रूरल एरियाज में इतनी % महिलाओं का बैंक अकाउंट है, रूरल एरियाज में इतनी % जो महिलाएं हैं वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित इस प्रकार का जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इसे पब्लिश करने की आवश्यकता है। जब भी देखो हम दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे इंश्योरेंस है, पेंशन है, तो वहां भी कितने % महिलाओं ने इंश्योरेंस करवाया है, ये सारा डेटा जो है वो जेंडर स्पेसिफिक वो पब्लिश होना चाहिए, ताकि ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया जा सके महिलाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं कि हमें देखो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिलाएं मनी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे महिलाएं जो हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में वर्नाकुलर कम्युनिकेशन को तरजीह दी जा सकती है। जैसे अगर कोई कन्नड़ महिला है तो कन्नड़ भाषा में बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सके, वॉइस के माध्यम से बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सके। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमें ऐड करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं कम से कम फ्रिक्शन फेस करें डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने में। और स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, जैसे जो लो इनकम हाउस होल्ड्स की महिलाएं हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती हैं, वो इससे अच्छा कि अपने घर में पैसा छुपा के रखें, बैंक में पैसा रखेंगे कुछ तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि आप इस प्रकार से आपके लिए, जैसे आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, हर महीने आपके 3,000 रुपये कटेंगे और साल के अंत में इतने रुपए जमा हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ में। तो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल महिलाएं जो हैं वो कर सकती हैं। फीमेल बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स की सहायता से, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। तो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच मतलब महिलाएं स्पेसिफिक जो अप्रोच है वो अपनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित। इसके बाद अगला जो इशू है वो देखो प्रीएम्बल से संबंधित है। नेक्स्ट देखो बात आती है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? क्या प्रीएम्बल संविधान का एक एसेंशियल फीचर है? क्या किसी ऑर्डिनरी लॉ का भी प्रीएम्बल हो सकता है? देखो, जो हमारे देश में 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट का एक प्रीएम्बल है और जीएस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कोई जरूरी नहीं कि संविधान का ही प्रीएम्बल होता है, एक मामूली कानून का भी प्रीएम्बल हो सकता है, कोई एक्ट आता है उसका भी प्रीएम्बल हो सकता है। तो मतलब क्या है प्रीएम्बल का? प्रीएम्बल का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। देखो, जो कानून होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा आरटीआई एक्ट है 2005 का, इसमें प्रीएम्बल लगा हुआ है। इस प्रकार के कानूनों में देखो टेक्निकल डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो कानून को एक प्रकार से सेंस देने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कानून पढ़ने वालों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कानून समझ में आए, उसके लिए प्रीएम्बल जोड़ा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस अटैच की जाती हैं प्रीएम्बल की फॉर्म में। ये हमारे देश का प्रीएम्बल है। देखो, के.एम. मुंशी के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी प्रीएम्बल के बारे में। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रीएम्बल जो है वो हमारे नेशन का होरोस्कोप है। होरोस्कोप का क्या मतलब होता है? होरोस्कोप का मतलब होता है राशिफल। जैसे देखो, किसी पर्सन की राशि की सहायता से बहुत सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं कि उस पर्सन का जन्म कब हुआ था और उसकी पर्सनैलिटी के फीचर्स कैसे हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं किसी पर्सन की राशि से। वो बात अलग है, कुछ लोग डिबेट करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे होरोस्कोप की सहायता से, यानी राशिफल की सहायता से किसी इंडिविजुअल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे नेशन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं प्रीएम्बल की सहायता से। यही रीज़न रहा के.एम. मुंशी के द्वारा प्रीएम्बल को होरोस्कोप कहा गया। हमारा प्रीएम्बल बताता है कब संविधान को एडोप्ट किया गया, कहाँ पे एडोप्ट किया गया, हमारे फीचर्स क्या हैं। जैसे होरोस्कोप किसी इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के फीचर्स के बारे में बताता है, प्रीएम्बल जो है
हमारे नेशन के फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे सोवरेनिटी, और हमारा प्रीएम्बल जो है वो नेशन के फ्यूचर के बारे में बताता है कि किस प्रकार की सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। प्रीएम्बल में साफ तौर पे ये बोला जाता है कि हमें जस्टिस पर आधारित सोसाइटी का निर्माण करना है, हमें ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के गोल्स को अचीव करना है। तो हमने बात की कि हमारे प्रीएम्बल को नेशन का होरोस्कोप क्यों कहा जाता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है। शुरुआत में, आज़ादी के बाद शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में के पास एक केस गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये एड्रेस करना था क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या फिर इससे अलग है। समझ गए? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही आया था, ये बताना क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या फिर नहीं है, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, क्या संविधान को इंटरप्रेट किया जा सकता है प्रीएम्बल की वैल्यूज़ के हिसाब से या फिर नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया। देखो, 1960 का बेरूबारी केस आप याद रखिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए का एग्जांपल लिया। यूएसए में प्रीएम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना जाता है। समझ गए? तो यूएसए में प्रीएम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना जाता है, इसी वजह से हमारे देश में भी यही कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट 13 साल बाद, 13 ईयर्स लेटर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 1960 के बेरूबारी फैसले को पलट दिया और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। समझ गए? 1960 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 में कहा कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि 13 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को क्यों पलट दिया? 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है? उसका रीज़न देखो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैसा यूएसए में केस था उसी केस को कंसिडर किया, लेकिन इंडिया में केस डिफरेंट था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा संविधान बनाने से पहले 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव्स एडॉप्ट किए गए थे कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स पर संविधान बनाएंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित है हमारा प्रीएम्बल। तो कहने का एसेंस क्या हुआ यहाँ पर? कहने का एसेंस ये हुआ, प्रीएम्बल को तो देखो इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन यूएसए की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट नहीं किया है। तो बेशक यूएसए का जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रीएम्बल है उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ये संविधान का पार्ट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी 1973 की जजमेंट में। जजमेंट का नाम था केशवानंद भारती केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इमर्ज होकर आता है, क्या प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को भी एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसा हमने डिस्कस किया 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है लेकिन संविधान का प्रोविजन नहीं है। समझ गए? प्रोविजन और पार्ट में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए देखो, दो किताबें हैं। अब ये बड़ी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो संविधान से अलग है, तो संविधान के अंदर प्रीएम्बल नहीं है लेकिन संविधान का पार्ट है। दोनों पार्ट्स को मिला के आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बोलोगे, लेकिन आप यूं नहीं बोलोगे कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान के अंदर एक प्रोविजन है। क्या किसी आर्टिकल के अंदर प्रीएम्बल आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ संविधान का पार्ट है लेकिन संविधान के अंदर प्रोविजन नहीं है। अब देखो, अंदर प्रोविजन नहीं है तो फिर एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको चेंज करने के लिए तो आपको पता है आर्टिकल 368 में प्रोसीजर बताया हुआ है कैसे संविधान को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि प्रीएम्बल संविधान का एक प्रोविजन है ही नहीं,
तो क्या प्रियम्बल को चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? तो यहां पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सच है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान को अमेंड नहीं किया जा सकता, संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1973 की केशवानंद भारती केस में ये क्लैरिफाई किया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, आपको पता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 42वें संविधान की अमेंडमेंट की सहायता से ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ये हमारे देश का प्रियम्बल है, आप देख लीजिए कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा वर्ड इंटीग्रिटी। नीचे है इंटीग्रिटी, यहां पर देखो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये 3 वर्ड 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। तो कहने का एसेंस यही हुआ कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है 1973 की सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारती जजमेंट के अनुसार, और प्रियम्बल को अमेंड किया भी गया है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया था अपनी केशवानंद भारती के जजमेंट में कि आप कुछ भी अमेंड कर दो, लेकिन आपकी जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है, वैसे देखो ये जीएस में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पे भी डिटेल से आएगा। काफ़ी सारे फीचर्स हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है। अमेंडमेंट की सहायता से उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता संविधान से। जैसे सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल आप लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1994 की SR बोमई केस में यह कहा था कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप अमेंडमेंट की सहायता से इसे रिमूव नहीं कर सकते इस वर्ड को। यानी आप ये नहीं कह सकते कल को संविधान को अमेंड करके कि हाँ अब हमने संविधान में अमेंडमेंट कर दिया है और अब हमारा संविधान, अब हमारा देश है वो सेकुलर नहीं रहा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेकुलर जैसे और बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीज़ें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते अमेंडमेंट लाकर भी। तो कहने का एसेंस यहां पर यह हो गया। फिर प्रियम्बल के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, ये तो देखो सारे ही हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो इफेक्टिवली आप यूं कह सकते हो कि प्रियम्बल में नए वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल में ऑलरेडी जो वर्ड्स हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्रियम्बल के ऑलरेडी अंदर जो वर्ड्स हैं उन्हें हटाया जाएगा तो वो 1973 की केशवानंद भारती केस की जजमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि 1973 की केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते संविधान को अमेंड करके। समझ गए? अगर मैं एक लाइन में समरी आपको दूं तो एक लाइन की समरी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अमेंडमेंट से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो फीचर्स आते हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो ये सारे शब्द लिखे हुए हैं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर इनको हटाया जाता है किसी भी वर्ड को जो प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, इससे तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो जाएगा। तो प्रियम्बल के किसी वर्ड को हटाया नहीं जा सकता इफेक्टिवली, मतलब रिजल्ट ये निकलता है नया वर्ड ऐड जरूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड क्यों लिया 1973 में केशवानंद भारती केस में। देखो 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यूएसए का जो संविधान है उसमें क्या है, प्रियम्बल जो है वो पहले चलता है और संविधान बाद में आता है, यानी आगे प्रियम्बल चलता है और संविधान पीछे पीछे चलता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, प्रियम्बल और संविधान दोनों बराबर बराबर चलते हैं साथ साथ। लेकिन यूएसए में आगे प्रियम्बल है, पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में देखो एक रीज़न था कि प्रियम्बल को संविधान के बाद में अडोप्ट किया गया था। रीज़न ये था, हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि प्रियम्बल में जो वैल्यूज़ हैं वो संविधान के हिसाब से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में संविधान को अमेंड कर दिया जाए
और संविधान के जो आइडियाज हैं वो प्रियम्बल की वैल्यू से अलग हो जाएं, फिर तो प्रियम्बल में जो वैल्यूज हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगती। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने सोचा कि प्रियम्बल को बाद में अडोप्ट किया जाए, संविधान को पहले अडोप्ट किया जाए, ताकि दोनों चीजों में आपस में हार्मनी हो, संविधान में भी और प्रियम्बल में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आता है, क्या प्रियम्बल का इस्तेमाल किया जा सकता है संविधान की इंटरप्रिटेशन के लिए? तो 1950 में केस गया था, ए के गोपालन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, प्रियम्बल को देखो आप तभी यूज करो जब संविधान का कोई आर्टिकल ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कोई आर्टिकल संदिग्ध है, किसी आर्टिकल पे एम्बिग्यूटी है, तभी आप प्रियम्बल का इस्तेमाल करो उस आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए। यानी प्रियम्बल की सहायता से हमेशा संविधान को इंटरप्रेट करना जरूरी नहीं है। जब आपको किसी आर्टिकल पे दिक्कत लगे, समझने में दिक्कत हो, तभी आप प्रियम्बल का इस्तेमाल करो। उसके बाद 1960 की बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर स्टैंड को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल जो है वो एक प्रकार से लाइट हाउस की तरह है, जहां आपको क्लैरिटी ना दिखे, जहां पे कोई आर्टिकल आपको धुंधला दिखे, वहां पे आप लाइट करोगे ताकि वो आर्टिकल आसानी से समझ में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में यह भी कहा प्रियम्बल जो है सोर्स ऑफ पावर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल किसी को पावर दे रहा है या फिर किसी को पावर से वंचित किया जा सकता है प्रियम्बल का सहारा लेके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी ने 2-3 बार इस फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, क्या प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ पावर है? नहीं, प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है। प्रियम्बल किसी इंस्टीट्यूशन को ना तो पावर देता है और प्रियम्बल के हिसाब से हम ना ही किसी को पावर से वंचित कर सकते हैं। लेकिन देखो 1973 में जब केशव नंदन भारती केस की जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर व्यू को ओवररूल कर दिया। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जरूरत पड़िए तभी प्रियम्बल का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, प्रियम्बल में जो एक्सप्रेस्ड विजन है उसी के हिसाब से इंटरप्रेट करना जरूरी है। समझ गए? पहले तो सिर्फ यूं कहा गया था कि जब आपको जरूरत पड़े, कोई एम्बिग्यूटी हो, तभी आप प्रियम्बल पर नजर डालो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट अगर करना हो तो आप प्रियम्बल के विजन के हिसाब से, प्रियम्बल की वैल्यूज के हिसाब से ही इंटरप्रेट करो। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि प्रियम्बल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट एड है संविधान को इंटरप्रेट करने में। तो ये लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है केशव नंदन भारती केस की 1973 की, इसके अनुसार संविधान को जब भी इंटरप्रेट करने की आवश्यकता महसूस हो तो प्रियम्बल में एक्सप्रेस्ड विजन के हिसाब से, प्रियम्बल में जो वैल्यूज दी गई हैं उनके हिसाब से संविधान को इंटरप्रेट करना जरूरी है। संविधान जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, प्रियम्बल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है संविधान को इंटरप्रेट करने में। तो इस प्रकार से हमने प्रियम्बल को डिटेल से डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, अब आप आसानी से एड्रेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने आज 2 इश्यूज डिस्कस किए। वैसे तो देखो आज हमें केस स्टडी भी थोड़ा डिस्कस करना था, लेकिन अब फिर हम उसे कल शामिल करेंगे डिस्कशन में। फिलहाल हमारी डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।